स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। उस टॉपिक के अंदर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ के बारे में उसने जिक्र किया हुआ है। एम्प्लॉयज़ की जब मोटिवेशन की बात की जाती है तो मोटिवेट में काफ़ी सारे टूल्स हैं जिसके ज़रिए हम अपने एम्प्लॉय को जो है वो मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट से मुराद यहाँ पर ये लिया गया है कि उनसे कोई काम करवाना है तो खुशी से वो काम करें, उनको किसी किस्म के जो है उसके अंदर कोई क्वेश्चंस ना उनके हों। तो उसके लिए डिफरेंट किस्म के लोग हैं जिन्होंने अपनी राय जो है वो यहाँ पर बयान की हुई है, जिसमें सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास आती है मास्लो हायरार्की थ्योरी ऑफ नीड। इसका पूरा नाम इस शख्स का इब्राहम मास्लो था, जिसने ये कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयज़ की नीड्स को पूरा करना चाहते हैं तो उसकी 5 तरह की नीड्स होती हैं। अगर उसकी वो पाँचों की पाँचों नीड्स पूरी कर दी जाएँ तो देन जो एम्प्लॉई है वो हमेशा इदारे के साथ जो है वो लॉयल रहता है। उसमें सबसे पहली जो नीड उसके पास आती है उस नीड का नाम है साइकोलॉजिकल नीड। साइकोलॉजिकल नीड से मुराद ऐसी ज़रूरियात जिसमें हम बात करते हैं खुराक, रिहाइश, कपड़ा वगैरह, ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल नीड है। अगर आप एम्प्लॉय को इतने पैसे पे कर रहे हैं कि उसके घर का जो है वो खाने पीने का कल्चर, उसके घर का जो है वो बच्चों के कपड़ों का सिलसिला और साथ में उसकी रिहाइश का जो है सिलसिला, वो सारे के सारे चल रहे हैं, तो एम्प्लॉई आपके साथ हमेशा मोटिवेट रहेगा, वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगले नंबर पे उसने कहा कि जी दूसरी नीड, फिर उसकी जब जारी बात है जब पहली नीड उसकी पूरी होगी तो फिर उसकी दूसरी नीड जो है वो क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम है सेफ्टी नीड। अब सेफ्टी नीड के अंदर यहाँ पे वो प्रेफर इस चीज़ को करता है कि वो चाहता है कि थोड़ा सा वो फिजिकली एंड इकोनॉमिकली जो है उसको क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए, उसको प्रोटेक्शन मिले। अब प्रोटेक्शन से मुराद यहाँ पर उसने क्या लिया हुआ है कि लाइक अगर वो बीमार होता है तो इदारा उसके इलाज मुआवजे के लिए उसको वहाँ पर पैसे वगैरह पे करे। अगर उसको पैसे वगैरह पे किए जा रहे होंगे तो ये सारे का सारा उसकी सेफ्टी नीड के अंदर आ जाता है। कि सबसे पहले नंबर पे उसकी पहली ख्वाहिश क्या थी कि सैलरी से उसके घर के सारे मामला वगैरह जो हैं वो सॉल्व होते हों। अगली डिज़ायर उसकी क्या हुई कि अगर वो बीमार होता है तो ऐसी सूरत के अंदर उसके जो बीमारी के अखराजात वगैरह वो इदारा यहाँ पर बेयर करें। तीसरे नंबर पे उसके पास आ जाती है जिसका नाम है सोशल नीड। सोशल नीड के अंदर क्या है कि जारी बात है हर शख्स उसकी भी ख्वाहिश होती है कि भी उसके भी कुछ दोस्त वगैरह हों, उसके भी कुछ रिश्तेदार वगैरह हों जिनके साथ वो टाइम वगैरह यहाँ पर क्या करे, स्पेंड करे। तो ऐसी सूरत में जो मैनेजर्स जो होते हैं ना, मैनेजर्स इसमें ये रोल प्ले करते हैं कि वो अपने एम्प्लॉय को हमेशा एक टीम के अंदर जो है वो काम करवाते हैं। जब टीम के अंदर काम किया जाता है तो उसका बेनिफिट उनको ये मिलता है टीम के अंदर काम करने का कि लोगों के साथ उठना बैठना, उनके साथ खाना पीना, एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिससे वो लोग उसके क्या बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं। तो यहाँ पर आकर उसकी साइकोलॉजिकल नीड भी जो है वो क्या हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। फिर उसकी आ जाती है एक्सट्रीम नीड। एक्सट्रीम नीड के अंदर ये होता है कि वो कहता है कि भाई अब जारी बात है मैं कमा रहा हूँ, मेरी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, मेरे दोस्त अहबाब हैं, तो मेरे मोहल्लेदार, मेरे अजीज़ो क़रीब सारे मुझे रिस्पेक्ट दें। जारी बात है ये एक ऐसी डिज़ायर हो जाती है फिर जिसमें आप हर एक से चाह रहे होते हैं कि वो आपको रिस्पेक्ट दे और वो आपको कि हाँ यार ये बंदा जो है वो बहुत मेहनती है, इस तरह की यानी कि डिज़ायर यहाँ पर क्रिएट हो जाती है जिसमें कहते हैं कि लोग उसकी इज़्ज़त वगैरह करें। तो यहाँ पे जो इज़्ज़त वगैरह के ऊपर जब बात आती है तो उसे एक्सट्रीम नीड का जो है वो नाम दिया जाता है। और आखिर में हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड से मुराद यहाँ पर ये है कि जितनी भी उसकी ख्वाहिशात हैं, जितने भी उसके ख्वाब हैं, वो सारे के सारे ख्वाब वहाँ पर क्या हो रहे हैं या ख्वाहिशात क्या हो रही हैं, पूरी हो रही हैं। यहाँ पे इस 5वीं स्टेज के ऊपर आना ना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पाँचों की पाँचों नीड पूरी करते करते लाइफ का एक बहुत बड़ा टाइम जो है वो आपको स्पेंड करना पड़ता है अपनी जॉब के ऊपर। तो मैनेजर्स के लिए यही कहा जाता है यहाँ पे कि अगर मैनेजर्स चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनके साथ हमेशा मोटिवेट रहें तो उनकी मोटिवेशन के लिए सबसे पहले इब्राहम मास्लो जो बंदा था इसने ये अपनी थ्योरी पेश की थी। इसने कहा था कि जी मेरे मुताबिक ये 5 ज़रूरियात अगर उसकी पूरी कर दी जाएँ तो उस जो है एम्प्लॉय आपके साथ हमेशा मोटिवेट रहेगा। दूसरे नंबर के ऊपर जो हमारे पास एक शख्स आया जिसने अपनी थ्योरी को बयान किया जिसका नाम था हर्ट्ज़ब्रिज 2 फैक्टर थ्योरी। इसने 2 तरह की थ्योरी, नाम से पता चल रहा है 2 फैक्टर थ्योरी। इसने 2 थ्योरियाँ जो हैं वो बयान की थी, एक इसकी थी हाइजीन थ्योरी और दूसरी है मोटिवेटर थ्योरी। हाइजीन थ्योरी के अंदर वो ये कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉय जो है वो आपके साथ लॉयल रहे तो कहता है कि जी लॉयल रहने के लिए, वफादार रखने के लिए आप उसको उसकी सैलरी, उसकी जॉब सिक्योरिटी, उसकी वर्किंग कंडीशन, उसका स्टेटस, इंटरपर्सनल रिलेशन, टेक्निकल सुपरविजन और कंपनी पॉलिसीज़, ये सारी की सारी उसके फ़ायदे में अगर होंगी तो वो उसी सूरत के अंदर वो इदारे के साथ लॉयल रहेगा। लाइक कंपनी की पॉलिसीज़ उसके लिए सॉफ्ट होनी चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए, यानी कि जब वो आए काम के अंदर उसकी किसी किस्म की कोई डिडक्शन ना हो, क्योंकि नॉर्मली इदारों के अंदर जो है वो क्या होती है, डिडक्शन हो जाती है एम्प्लॉय की लेट आने की सूरत में। और टेक्नोलॉजी का अगर उसके पास नॉलेज नहीं है तो इदारा उसको जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाए
उसको बताया कि जनाब ये टेक्नोलॉजी को ऐसे यूज़ करना है, बजाय उसको डिग्रेड करने के, उसको ये कहने के भी आप इस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर सकते तो आप हमेशा जो है वो कभी प्रमोट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे हाइजीन फैक्टर के अंदर उसने अपने मोटिवेशन के लिए ये सबसे पहले ये चीज़ रखी कि सैलरी ही सिर्फ मैटर नहीं करती, उसकी जॉब सिक्योरिटी भी वहाँ पर मैटर करेगी कि भी आपको जो है वो हम जॉब से नहीं निकालेंगे। अगर थोड़ा बहुत जो है काम में ख़राबी होगी तो जारी बात है, ह्यूमन फैक्टर है ना, इंसान से कहीं ना कहीं तो गलती हो ही जाती है। तो इसलिए भी वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर इस चीज़ को कहते हैं कि ये आप लोगों का सारा हाइजीन फैक्टर के अंदर आ जाता है। और वर्किंग कंडीशन, काम करने का इन्वायरमेंट बड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, वहाँ पर किसी किस्म की जो है वो ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ये ना हो कि भी आप जो है वो इतने की सेल करेंगे तो आज आपको छुट्टी होगी, अगर आप इतने की सेल नहीं करेंगे तो आपको छुट्टी भी नहीं होगी, आपको सैलरी भी नहीं मिलेगी। यानी कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके जो है वो हाइजीन फैक्टर के अंदर आ जाती है। मोटिवेटर फैक्टर की अगर बात की जाए तो इसके अंदर वो कहते हैं कि ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, क्या उसने अपनी तमाम की तमाम जॉब से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल किया कि नहीं किया, अपनी जिम्मेदारियों का उसको एहसास था कि नहीं था। अचीवमेंट उसी देखी जाएगी कि लाइक अगर हमने उसको लेट्स सपोज कोई 100 काम दिए तो 100 कामों में से कितने काम उसके ऐसे थे जो उसने बिल्कुल सही परफॉर्म किया और बड़े अच्छे तरीके के साथ वो उन कामों को लेकर चला है। उसके बाद अगले नंबर पर वो उसकी ग्रोथ वगैरह को चेक करेंगे, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, क्या उसकी वजह से इदारे को कोई फ़ायदा वगैरह भी हुआ, क्योंकि उसकी सीधी सी रीज़न है अगर एम्प्लॉई वक्त के ऊपर काम करेगा तो जारी बात है मालिक अपने ऑर्डर को वक्त के ऊपर सेल आउट कर लेगा। तो सेल आउट करने के बाद उसकी इंप्रूवमेंट होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऑर्डर आएंगे कि यार इस बंदे से सामान खरीदें, ये बंदा जो है इसको जो भी ऑर्डर दिया जाता है ये उसको वक्त के ऊपर तैयार करके मार्केट के अंदर अपने जो है वो कस्टमर्स को भिजवाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। तो तीसरे नंबर के ऊपर जो शख्स आया था उसने जो थ्योरी बयान की, शख्स का नाम तो नहीं है किसी भी बुक के अंदर, लेकिन इसकी थ्योरी उन्होंने जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। वैसे कुछ जगहों के ऊपर इसका नाम उन्होंने एक्सप्लेन किया था, इसका नाम विक्टर नाम था इस बंदे का जिसने थ्योरी एक्सप्लेन की, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड इक्विटी थ्योरी। इसने ये 2 तरह की थ्योरी एक्सप्लेन की मोटिवेशन को लेकर। सबसे पहले नंबर के ऊपर एक्सपेक्टेंसी थ्योरी से रिलेटेड वो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा ये गाइड करते हैं, कहते हैं कि इसके अंदर हम लोग बेसिकली जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है इसमें हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं ये बेसिकली प्रोसेस होता है, कहते हैं द प्रोसेस यूज टू इवेल्यूएट द लाइकहुड। कहते हैं ये वो प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इवेल्यूएट करते हैं लाइकहुड को, डेट देयर एफर्ट, कहते हैं जिसके जरिए हम क्या करते हैं, एफर्ट्स को चेक करते हैं, विल यील्ड द रिजल्ट दे वांट, कि हम उसमें फिर ये देखते हैं कि जो जिस तरह का रिजल्ट हम लोग चाह रहे होते हैं क्या वैसा रिजल्ट हमारे पास आया कि नहीं आया। यानी कि इदारा अपने एम्प्लॉय से कोई ना कोई जो है वो इम्प्रूवमेंट चाह रहा होता है कि यार इसको कोई अगर काम दिया है जिस तरह का मैं चाह रहा हूँ उसे अगर भरकर कर दे काम, उससे अच्छे तरीके से परफॉर्म करके ले आए तो मुझे तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जारी बात है फिर जब उसको मालिक को फ़ायदा होगा तो मालिक भी आपसे खुश होगा। तो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है ये बेसिकली एम्प्लॉय से जो है वो बिलोंग करती है, जिसमें आपका मालिक आपसे एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस को जो है वो क्या कर रहा होता है, वो बिलोंग कर रहा होता है कि आपसे मुझे एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लाइक मैं कहता हूँ कि आपके मालिक ने आपको कहा कि मुझे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो है वो एक पेज जो है वो तैयार करके देना, आप कितनी देर में तैयार करके देंगे, आपने कहा सर आधे घंटे में, लेकिन आपने रियलिटी में वो काम 5 मिनट में करके मालिक के आगे जो है वो क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। तो ये एक्सपेक्टेंसी है कि मालिक को एक उम्मीद थी कि जिसने आधा घंटा का है ये आधे घंटे के काम को 5 मिनट के अंदर परफॉर्म करके क्या करेगा, मेरे आगे प्रेजेंट कर देगा। इसी तरीके के साथ दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती है इक्विटी थ्योरी। बेसिकली इक्विटी थ्योरी जो है ये सारी की सारी परसेप्शन से रिलेटेड है, जिसमें हम परसेप्शंस को चेक करते हैं और परसेप्शंस को चेक करने के साथ साथ यानी कि अपने काम को चेक करने के साथ साथ कि वो फेयर है कि नहीं है, और साथ में इक्विटेबल ट्रीटमेंट, और फिर हर एक को वहाँ पे क्या किया जाता है, उसका ट्रीटमेंट इक्वल किया जाता है, उनको सेम रखा जाता है। इन शॉर्ट अगर इसको बहुत ही आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करूँ तो जो आप लोगों की इक्विटी थ्योरी है, तो इक्विटी थ्योरी ये कहती है कि जितनी मेरी एफर्ट है ना आप मुझे उस हिसाब से जो है वो रिवॉर्ड पे करें। अगर मेरी एफर्ट्स ज़्यादा हैं तो आप मुझे ज़्यादा रिवॉर्ड पे करें, अगर मेरी एफर्ट्स कम है तो आप बेशक मुझे कम रिवॉर्ड पे करें, और अगर मेरी एफर्ट जो है वो नॉर्मल है तो आप मुझे रिवॉर्ड भी क्या करें, नॉर्मल पे करें। यहाँ पर जो इक्विटी थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि जितनी आपकी एफर्ट होंगी आपको रिवॉर्ड भी उसी के हिसाब से मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है गोल सेटिंग थ्योरी। अब गोल सेटिंग थ्योरी जो है ये बिल्कुल एक डिफरेंट पॉइंट है हमारे लिए। गोल सेटिंग थ्योरी के अंदर वो यहाँ पे क्या कहता है, कहता है अ गोल इज अ टारगेट। कहता है गोल बेसिकली हम किसको कहते हैं, एक टारगेट को कहते हैं, एक मकसद को कहते हैं। कहता है ऑब्जेक्टिव और रिजल्ट डेट सम ट्राइज टू अकम्प्लिश। कहता है जिसको पूरा करने की हर बंदा हर हद तक जो है वो कुछ ना कुछ कोशिश लाजमी करते हैं। अब क्यों इसने यहाँ पे कुछ ना कुछ कोशिश का वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, उसकी रीज़न ये है कि जो गोल होते हैं ना वो कोई एक तरह का नहीं होता, गोल होते हैं 4 तरह के।
उसको 4 हिस्सों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले होती है गोल स्पेसिफिकेशन, फिर आ जाती है गोल डिफिकल्टी, फिर आ जाती है गोल एक्सेप्टेंस और आखिर में हमारे पास आ जाती है फीडबैक परफॉर्मेंस। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर बोला गोल स्पेसिफिकेशन। हाँ, गोल जो हमारे पास आता है स्पेसिफिसिटी। गोल स्पेसिफिसिटी में ये होता है कि सबसे पहले हम एक गोल जो है वो क्या करते हैं, सेट करते हैं, एक टारगेट सेट करते हैं। तो जारी बात है जो टारगेट हम लोगों ने सेट किया होता है, अगला पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि सम टाइम वो टारगेट जो है उसको परफॉर्म करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए लिखा हुआ है गोल डिफिकल्टी। और फिर लिखा हुआ है सम टाइम वो टारगेट हमारे लिए अचीव करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो इसलिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गोल एक्सेप्टेंस। रीज़न ये है कि अगर मालिक कहता है कि जी मेरी नई प्रोडक्ट है, इसको आप मार्केट के अंदर सेल आउट कर आए, तो एक नई प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर सेल आउट करना थोड़ा सा ज़रा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर आपने फिर अपने मालिक को इस चीज़ के बारे में बताना है कि सर जो आप प्रोडक्ट हमें सेल आउट करने के लिए कह रहे हैं, इस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए हमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने जो है वो यहाँ पर अपने मालिक के आगे क्या करनी होती है, डिफाइन करनी होती हैं। फिर गोल एक्सेप्टेंस। समटाइम मालिक आपको ये कहता है कि जनाब हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, आपने इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए ही अपने तमाम के तमाम जो गोल्स हैं उनको क्या करना है, अचीव करना है। तो फिर हम बता देते हैं कि सर क्या उसके अंदर रहते हुए तमाम के तमाम गोल अचीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर हो सकते हैं तो फिर वो एक्सेप्टेंस की तरफ चला जाएगा, नहीं हो सकते तो फिर हम उसको यहाँ पे जो है वो गोल डिफिकल्टी का नाम देते हैं। और एट दी एंड फिर यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट आता है जिसका नाम है परफॉर्मेंस फीडबैक। फिर हम हर एक की परफॉर्मेंस जो है वो चेक करते हैं, उसका फीडबैक बेसिकली रिप्लाई को कहा जाता है, जिसने जितनी एफर्ट की होती है उसका रिप्लाई उनको पता चल जाता है। लाइक अगर आपको एक नई प्रोडक्ट बेचने के लिए कहा गया था तो उसका फीडबैक चेक करने का तरीकेकार ये है कि क्या कस्टमर्स ने दोबारा उस चीज़ की डिमांड क्रिएट की है कि नहीं की। अगर कस्टमर ने दोबारा से उसकी डिमांड क्रिएट की है तो इट मीन्स कि जो आपका गोल था आपने उस गोल को क्या किया है, हासिल कर लिया, आप उस गोल को अचीव कर चुके हुए हैं। तो ये सारे के सारे गोल के अंदर आप लोगों की चीज़ें आ जाती है। सबसे पहले था गोल स्पेसिफिसिटी, दूसरे नंबर पे था गोल डिफिकल्टी, फिर आपके पास था गोल एक्सेप्टेंस और फिर था परफॉर्मेंस फीडबैक। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आ जाता है वो ये पॉइंट है जिसका नाम है कहता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। बेसिकली जितने भी हमारे मैनेजर्स होते हैं ना, वो कभी भी बगैर किसी मकसद के हम लोगों को कोई काम वगैरह नहीं कहते। हर काम के पीछे उनका कोई ना कोई मकसद लाजमी होता है और उन्होंने उस मकसद को क्या करना होता है, अचीव करवाना होता है। क्योंकि मैनेजर्स बेसिकली हमें डिफरेंट किस्म की जो है वो लालच वगैरह यहाँ पर देकर हम लोगों से जो है वो काम वगैरह करवाते हैं ताकि इदारा जो है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाए और मैनेजर्स जो है उनकी रिप्यूट भी क्या हो जाए, मालिक के सामने अच्छी हो जाए। तो यहाँ पर वो यही चीज़ यहाँ पर इसके अंदर बता रहा है, जिसमें कहता है सिस्टमेटिक अप्रोच होती है ये, डैट अलाउ मैनेजर, जो मैनेजर्स जो है वो यूज़ करते हैं टू फोकस एंड अटेन एबल गोल, कि हमने अपने टारगेट को जो है वो किस तरीके से जो है वो हासिल करना है, एंड टू अचीव द बेस्ट रिजल्ट, और हमारे आगे उसका रिजल्ट जो है वो एक अच्छे तरीके से हमारे सामने आ सके, बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज। बड़ी अच्छी बात उसने यहाँ पर इसके अंदर एक्सप्लेन की है कि जब आपने अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपने अपने इदारे के जो रिसोर्सेज है ना उनको अपने मद्देनज़र रखते हुए करना है। लाइक अगर मैं कहूँगा जी मेरे इदारे की कैपेसिटी जो है वो इतनी कैपेसिटी है कि वो मुझे सारा काम करने के लिए, मेरे ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको अचीव करने के लिए मुझे 10,000 रुपये पे कर सकती है, तो मैंने जो काम भी करना है ना वो 10,000 के अंदर का करना है। क्योंकि मैंने अपने इदारे को भी देखना है कि इदारा जो है इस वक्त किस लेवल के ऊपर है। अगर मैं ये करूँ कि भी इदारे की जो है वो एक्सपेक्टेशन से भर के मैं वहाँ पे कोई काम कर दूँ, लाइक उसकी जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी जो थी वो 10,000 की थी और मैंने जो काम उसको करके वहाँ पर दे दिया, वो काम जो था वो 50,000 का था, तो जारी बात है मैंने इदारे को नुकसान पहुँचाया। तो मैंने उसके रिसोर्सेज को भी देखना है कि उसके पास किस हद तक जो है वो चीज़ें और रिसोर्सेज जो है वो क्या अवेलेबल है। अब इससे रिलेटेड मैनेजर जो है वो डिफरेंट किस्म के टूल्स और प्रिंसिपल्स जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। वो नीचे आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसमें बता रहे कहते हैं सीरीज ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। उससे पहले वो ये देखेंगे कि इदारे ने इससे पहले कितने अपने गोल्स यानी कि कितने अपने मकसद जो हैं वो अचीव किए और किस तरह से उन्होंने अचीव किया, वो सारे के सारे यहाँ पर ये आ जाएंगे। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव फॉर ईच पर्सन, और अगर वो कोई टारगेट अचीव हो जाता है तो जिस बंदे ने अचीव किया हो तो उसके साथ उनका क्या बिहेवियर होता है, उसको क्या रिवॉर्ड पे किया जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ का यहाँ पर क्या हो जाती हैं, पार्ट बन जाती हैं, जिसको मैनेजर्स जो हैं वो अपने जेहन में रखते हुए हर चीज़ को जो है वो चेक करते हैं। और फिर टाइम उसमें देखा जाता है कि भी कितनी देर के अंदर जो है वो गोल को अचीव किया गया, और गोल को अचीव करने के बाद फिर उसका अगेन वही बात कि उसका परफॉर्मेंस उसकी चेक की जाएगी, उसको वैल्यूएट किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गोल को अचीव करते वक्त लोगों के साथ जो है वो काफ़ी सारे मिसकमिटमेंट्स की गई, और मिसकमिटमेंट्स करने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ लोग अपने टारगेट को अचीव करने के लिए ना मिसकमिटमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, तो यही चीज़ उसने यहाँ पर इसके अंदर एक्सप्लेन की हुई है कि आपने फिर फीडबैक उसका जो है वो लाजमी लेना है ताकि आपके सामने जो है उसका रिजल्ट आ सके कि जो लोगों के साथ कमिटमेंट हुई वो बिल्कुल सही हुई कि नहीं हुई।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जिसका नाम है जॉब डिज़ाइन एंड मोटिवेशन। बेसिकली मोटिवेशन का एक नया टूल आज के दौर के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो जॉब डिज़ाइन के ज़रिए किया जाता है, जिसमें जॉब को 3 हिस्सों के अंदर हम लोग क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है जॉब इनलार्जमेंट, दूसरे नंबर के ऊपर आ जाती है जिसका नाम है जॉब इनरिचमेंट, और तीसरे नंबर पे आ जाती है जॉब रोटेशन। अगर बात की जाए जॉब इनलार्जमेंट की तो बेसिकली ये एक ऐसा टूल है जिसमें हम अपने एम्प्लॉय के ऊपर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करेंगे, बढ़ा देते हैं और उसको काफ़ी सारे टास्क दे देते हैं, काफ़ी सारे काम उसको दे देते हैं कि जनाब आपने ये सारे के सारे काम जो है ना वो करके लेकर आने हैं। इसे कहा जाता है जॉब इनलार्जमेंट। लाइक अगर आप पहले काम करते थे पूरे दिन के अंदर अपने ऑफिस में बैठकर आप काम करते थे, लेट्स सपोज आप अकाउंट्स का ही बस काम करते थे, तो हम आपको अकाउंट्स के काम के साथ साथ थोड़ा सा मार्केटिंग का काम दे देंगे, थोड़ा सा जो है वो आप लोगों को HRM वालों का काम साथ में जो है वो दे देंगे कि आपने इनके काम भी जो है वो साथ में करने हैं। तो इनलार्जमेंट में क्या होता है, बेसिकली आपकी जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उनको इंक्रीज कर दिया जाता है। अगले नंबर पे आपके पास आ जाता है जिसका नाम है जॉब इनरिचमेंट। यहाँ पर इनरिचमेंट से मुराद अमीर होने की सेंस में नहीं है, जॉब इनरिचमेंट से मुराद यहाँ पर ये है कि मालिक जो है वो आपको कुछ पावर्स दे देगा। अब जब पावर्स आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगी तो पावर से मुराद यहाँ पर ये है कि आप अपने काम को, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अगर आप लोगों को कोई भी डिसीजन करना पड़ता है तो आप वो डिसीजन कर सकते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि एम्प्लॉय को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं और एम्प्लॉय का जो कैरियर है वो ग्रूम करता है, उसके अंदर उसको बहुत सारे जो है वो नॉलेज उसको गेन करने को मिल जाता है, उसको पता चल जाता है कि क्या वो कल को जाकर एक अच्छा मैनेजर बन सकता है कि नहीं बन सकता। और अगले नंबर पे आपके पास आ जाती है तीसरा पॉइंट जिसका नाम है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन में क्या होता है कि आपकी जॉब की नेचर चेंज कर दी जाती है। लाइक अगर आप पहले अकाउंटेंट थे तो आपको अकाउंटेंट की पोस्ट से उठाकर आपको किसी और पोस्ट के ऊपर डाल दिया, आपको एक ऐसा काम दे दिया जो आपने पहले कह सकते हैं कि ज़िंदगी में नहीं किया हुआ, आपके लिए बिल्कुल न्यू है। बेसिकली ये भी एक चीज़ होती है जो मालिक अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो कल को मोटिवेट करता हूँ किसी और काम की तरफ इसको लेके जाता हूँ तो क्या ये वो काम और उस काम का बर्डन दोनों अफोर्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिस काम के ऊपर लगा हुआ है बस इसको यही काम आता है, क्योंकि आज के दौर के अंदर आप अगर किसी एक काम की बेस के ऊपर यानी कि किसी एक पॉइंट की बेस के ऊपर कहीं पे जॉब करते हैं ना तो फिर इसका मतलब है कि आप जीरो है। आप जब तक मल्टी टैलेंटेड नहीं ना हो सकते तब तक आपकी इदारे में वर्थ नहीं बन सकती। तो ये पॉइंट बेसिकली मल्टी टैलेंटेड लोगों के लिए है जिनको जो काम दिया जाए वो लोग उस काम को जो है वो बड़ी खुशी से करते हैं। अगला हमारा पॉइंट जो है वो इसी से रिलेटेड अभी आएगा जिसमें उसने लिखा भी हुआ है, कहते हैं मैनेजर्स एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। कहते हैं मैनेजर्स जो है ना उनके 3 तरह के एटीट्यूड्स को उसने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। उसके लिए वो यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं कि अगर आपने मैनेजर्स के एटीट्यूड और मोटिवेशंस को यहाँ पर चेक करना है तो वो कहते हैं कि इसकी 3 तरह की थ्योरी है, थ्योरी X, Y और Z। थ्योरी X में बेसिकली वो उन लोगों को लेकर आया जो काम करना पसंद नहीं करते। हमारे दायरे के अंदर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो काम करना पसंद नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ टाइम पास कर रहे होते हैं कि यार बस 30 दिन पूरे हुए तनख्वाह हमारे हाथ में आई, या हफ्ता पूरा हुआ वीकली बेस पर अगर उनको मिलती है तो हफ्ता पूरा हुआ तनख्वाह हाथ में, बस हम तनख्वाह लेने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ऐसे लोग जो बेसिकली अपने मालिक से हमेशा अपना फेस, अपने एम्प्लॉयर से या अपने मैनेजर से अपने आप को छुपाते हैं कि हमें देख ना लें, हमें कोई काम ना कह दें, क्यों? क्योंकि काम उनको हमेशा अजाब लगता है, जिनको आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये कामचोर लोग होते हैं। तो बेसिकली इस तरह के जो लोग होते हैं वो सारी की सारी X थ्योरी का पार्ट हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जिसका नाम है Y थ्योरी। वाई थ्योरी के अंदर बेसिकली उन लोगों की बात की जाती है जो काम को करना पसंद करते हैं और अगर इनको कोई भी काम दिया जाए तो ये उस काम को जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। और वाई वाले भी करते हैं, मैंने ये नहीं कहा वाई वाले काम नहीं करते, लेकिन उनकी कोशिश होती है कि वाई वालों की कि उनको काम ना दिया जाए, वो काम से अपनी जान छुड़ाते हैं। लेकिन जो वाई वाले हैं, एक्स वाले तो काम से जान छुड़ाते हैं, लेकिन जो वाई वाले हैं, वाई वालों को अगर कोई भी काम दिया जाए तो वो उस चीज़ को लाइक करते हैं और उस काम को फिर अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। और ये वाई वालों का था। अब आ जाती है हमारे पास आखिरी थ्योरी जिसका नाम है जी थ्योरी। अब जो है जी थ्योरी यानी कि थ्योरी जी जो है यहाँ पर वो ये बताता है कि इसमें बेसिकली हम उन वर्कर्स को लेकर बात करते हैं जिनकी हमेशा कोशिश ये होती है कि हमारे काम की वजह से इदारा जो है वो तरक्की करे। अब ये वाले लोग मार्केट के अंदर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बड़े कम होते हैं। ज़्यादातर जो लोग पाए जाते हैं वो एक्स और वाई वाले ही पाए जाते हैं। जैसे कि अभी आपको ऊपर बताया कि एक्स वाले लोगों की क्या है कि हमें बस सैलरी मिलती रहे, ठीक है, हम लोगों को ज़्यादा काम ना करना पड़े, काम करना वो ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे होते। जो वाई वाले हैं उनको जो काम दिया जाता है वो काम को खुशी से करते हैं, उसको अपना समझते हैं कि भी हमारा नॉलेज इंक्रीज़ हो रहा है, इदारे को उससे फ़ायदा है। लेकिन जो जी के अंदर आते हैं, जी वालों का तो काम ही यही है कि वो बेसिकली
इदारे की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने के लिए और उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क को इम्प्रूव करने के लिए हमेशा जो है ये यहाँ पर क्या करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो बेसिकली ये है कि लेबर मैनेजमेंट रिलेशन। हर इदारे के अंदर जो है वो बेसिकली एक लेबर यूनियन बनाई जाती है। मालिक अपने तमाम के तमाम एम्प्लॉयज़ जितने भी उसके पास लेबर वहाँ पे काम कर रही है, हर लेबर के साथ खुद डायरेक्ट वो रब्ता नहीं कर सकते। इसके लिए वो करते क्या हैं, उन्होंने अपने इदारे के अंदर अपनी लेबर के अंदर से एक बंदे को स्पेसिफाई किया होता है या कुछ लोगों को स्पेसिफाई किया होता है कि जनाब अगर आपके एम्प्लॉयज़ को या हमारे एम्प्लॉयज़ को कोई भी प्रॉब्लम है जो फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं या जो प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम बजाय वो हमारे पास लेकर आएँ, आप हमारे तक लेकर आएँ, हम उसका कोई ना कोई सलूशन निकाल देंगे। तो उसके लिए हर इदारे के अंदर क्या की जाती है, लेबर यूनियन बनाई जाती है। अब लेबर यूनियन को बनाने के कुछ मकसद है, वो मकसद ये नीचे लिखे हुए हैं जिसमें वो क्या कह रहा है, कहता था कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, कलेक्टिव बारगेनिंग प्रोसेस होता है। कहता था प्रोसेस ऑफ नेविगेटिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव। कहते हैं इसमें क्या होता है कि जो यूनियन का बंदा होता है वो मैनेजमेंट के साथ जाकर सारी की सारी क्या करता है, बारगेनिंग करता है, बातचीत करता है। किस चीज़ को लेकर वो बातचीत करता है, इश्यूज़ को लेकर, जो एम्प्लॉयज़ को इश्यूज़ आ रहे होते हैं। अब एम्प्लॉयज़ को इश्यूज़ किस चीज़ के होते हैं, सबसे पहले जो उनका इशू होता है वो वेज रेट का होता है कि जनाब हमें जो पैसे पे किए जा रहे हैं वो बड़े कम पैसे पे किए जा रहे हैं। लाइक घंटे के बाकी इदारे जो हैं वो पे कर रहे हैं, मिसाल है कि 50 रुपये पे कर रहे हैं, हमें अभी तक 20 रुपये पे किए जाते हैं। उसके बाद वर्किंग आवर, बाकी इदारों के अंदर अगर कोई ओवर टाइम लगाना चाहता है उसको लगाने की इजाज़त है, हमें यहाँ पे ओवर टाइम लगाने की इजाज़त नहीं है, हमें कोई बोनसेस वगैरह नहीं यहाँ पर मिलते। तो ये सारे के सारे इस तरह के जितने भी इश्यूज़ होते हैं जो एम्प्लॉयज़ को फेस करने पा रहे होते हैं, जो वर्कर्स फेस कर रहे होते हैं, वो सारे के सारे इश्यूज़ फिर आपकी जो लेबर यूनियन है वो सारे के सारे इश्यूज़ हायर मैनेजमेंट तक पहुँचाती है और मिलकर वो इस मसले के सलूशन की तरफ जाते हैं कि हमने इन तमाम के तमाम मसाइल को जो है वो किस तरीके से क्या करना है, सोल्व आउट करना है। उसकी रीज़न ये है कि समटाइम इदारे के अंदर मैनेजमेंट और साथ में लेबर के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट हो जाती है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है किसी भी बात को लेकर। तो उसकी प्रॉब्लम जो सारी की सारी आती है उस लड़ाई झगड़े की, उस प्रॉब्लम की वजह से इदारे को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अब जारी बात है फिर ऐसी सूरत के अंदर इदारे ने कोई ना कोई एक मिडल मैन अपने दरमियान रखा होता है जो उनके मामलात को लीगली सोल्व करने का अहल होता है, जो उनकी आप कह सकते हैं कि सुलह करवाने का काम करता है। उस बंदे को हम लोग यहाँ पे जो है वो नाम देते हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का नाम दिया हुआ है, कहते हैं बेसिकली एड द थर्ड पार्टी। इसमें हम क्या करते हैं, एक तीसरे बंदे को ऐड कर देते हैं। कहते हैं हु रेंडर अ लीगल बेंडिंग डिसीजन, जो आपको कानूनी लिहाज से डिसीजन जो है वो बताता है। मेडिटेशन का उसने यहाँ पर जिक्र किया हुआ है, बेसिकली ये भी लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें भी हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन को इंक्लूड किया जाता है जो लेबर के मामलात को जो है वो सोल्व करने की कोशिश करती है, क्योंकि पहले कोशिश की जाती है कि इदारे के अंदर तक मामलात रहें तो इदारे के अंदर ही सोल्व हो जाए। लेकिन अगर मामलात ख़राब होने शुरू हो जाए तो फिर जारी बात है कि आपको लीगली यानी कि कानून के ज़रिए, अपने लॉयर के ज़रिए फिर उसके डिसीजंस करने पड़ते हैं। अब मामलात ख़राब होने के पीछे कुछ रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स ये नीचे आपके सामने डिफाइन है। सबसे पहले नंबर के ऊपर से यहाँ पर लिखी हुई है जिसमें बता रहे कहते हैं यूनियन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पे वो कहते हैं कुछ टैक्टिक्स उनके पास होते हैं, कुछ तरीक़ेकार होते हैं जिससे वो मैनेजमेंट से अपने जो है वो सारी की सारी चीज़ों को अप्रूव करवा सकते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर पे क्या कहते हैं जी, स्ट्राइक करवा दी जाती है। स्ट्राइक अब क्या कहते हैं, अ टेम्परेरी वर्क स्टॉपेज, काम नहीं किसी को करने दिया जाएगा। कोई भी एम्प्लॉई अगर आएगा बाय द एम्प्लॉई, कहता है उनको काम नहीं करने दिया जाएगा। कहता है अनटिल अ डिस्प्यूट हैज़ बीन सेटल्ड, जब तक उनकी कही गई बात या लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं होगा तब तक इदारे के अंदर किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा। जारी बात है ऐसी सूरत में मालिक को नुकसान होगा। मालिक पहले अपने तरीके से उसको सोल्व करने की कोशिश करेगा, नहीं होगा तो फिर लीगल नोटिस जारी करवाया जाता है जिसके ज़रिए भी वो अपने सारे के सारे मामलों को सोल्व करवाता है। दूसरा आता है जिसका नाम है पिटिंग, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके अंदर वो यहाँ पे बताता है, कहता है कि जी इसमें बेसिकली ये होता है कि जो वर्कर्स होते हैं ना वो मार्च करते हैं। मार्च से मुराद क्या है कि वो बाहर सड़कों के ऊपर निकल आते हैं और लोगों के दरमियान जाके वो मालिक के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करते हैं, मालिक के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, जिसमें मालिक के ख़िलाफ़ नारेबाजी की जाती है। तो वो सारे का सारे जो है वो आप लोगों का पिटिंग का यहाँ पर पार्ट आ जाता है। उसके बाद आ जाता है बाइकआउट में वो यहाँ पर क्या होता है कि लोगों को मना किया जाता है कि भाई इस इदारे की जो चीज़ें ना वो ना ख़रीदी जाए, इस इदारे की चीज़ें अगर आप ख़रीदेंगे तो ये इदारे की चीज़ ख़रीदने का ये नुकसान है, इससे आप ये चीज़ें ना ख़रीदें। जैसे हमारे मुल्क के अंदर लास्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स को लेकर कहा गया था कि मैकडॉनल्ड्स की चीज़ें जो है वो सही नहीं है, हराम जानवर के गोश्त से बनाई गई हैं। तो बेसिकली उसका क्या करवाया जा रहा था, उसका बाइकआउट करवाया जा रहा था। और आखिरी हमारे पास जो होता है मैनेजमेंट, ये तो यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्टिक्स थे कि यूनियन अपनी बात मनवाने के लिए कौन कौन से तरीक़ेकार जो है वो इख्तियार कर सकती है। लेकिन अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट के पास भी कुछ तरीक़ेकार होते हैं।
टैक्टिक्स से मुराद यहाँ पे तरीक़ेकार है जिससे वो अपनी बात को मनवा सकते हैं। अगर एम्प्लॉई बात मानने के लिए तैयार ना हो तो फिर लास्ट उनके पास हल क्या होता है, लॉकआउट। लॉकआउट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट स्ट्राइक। मैनेजमेंट कहती है कि ठीक है जी स्ट्राइक करनी है, टू पुट प्रेशर ऑन यूनियन। फिर उससे क्या होता है, यूनियन के ऊपर प्रेशर डाला जाता है मेंबर बाय क्लोजिंग द फर्म, के ठीक है जनाब अगर आप लोगों ने काम नहीं करना तो हम इदारा ही बंद कर देते हैं। तो जब ये धमकी दे दी जाए मालिक की तरफ से कि ठीक है जनाब अगर आपने काम नहीं करना मैं इदारे को ही बंद कर देता हूँ, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर एम्प्लॉई या तो डर से वापस आ जाता है कि यार अगर इदारा बंद हो गया तो अभी तो हम अपनी बातें मनवाने के ऊपर थे, तो इदारा ही जब बंद हो जाएगा तो हमारे रोज़गार का जो है वो कैसे सोर्स चलेगा, हम कैसे अपने घर वालों को लेकर चलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये मैनेजमेंट के पास एक टैक्टिक होता है जिसके ज़रिए तरीक़ेकार होता है जिससे वो अपने एम्प्लॉय को अपनी तरफ जो है वो दोबारा मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली सारी की सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आ जाती हैं इदारे के अंदर एम्प्लॉय की मोटिवेशन से रिलेटेड, उसकी जॉब से रिलेटेड, और फिर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉय की बात को सुनती किस तरीके के साथ है। और फिर आखिरी चीज़ जो हमने आज इसके अंदर डिस्कस की है कि अगर कोई स्ट्राइक वगैरह के ऊपर आ जाए यूनियन की तरफ से तो वो किस तरह की कर सकती हैं, और अगर मैनेजमेंट उसके ऊपर आ जाए तो फिर मैनेजमेंट जो है उसको किस तरीके से जो है वो आगे लेकर चल सकती है। तो यहाँ पर आकर हमारा ये चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है।